जय हिंद दोस्तों। बच्चों, आज से मैं पेडागोजी भी स्टार्ट करवा रहा हूं आपके, और ये जो टाइम है ये पेडागोजी का रहेगा। और सर का नाम विष्णु सर है, जयपुर से। इन्होंने जोधपुर, जयपुर काफी अच्छी कोचिंगों में पढ़ाया है। तो सर आपकी पेडागोजी लेंगे। आ गए थे आज ये, तो आज से मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ पेडागोजी। इसके अलावा आपका जो कंप्यूटर है वो भी क्लास लगेगी, लेकिन उसका टाइम सेट करके मैं सुबह बताऊंगा आपको। हाँ जी बच्चों, मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ पेडागोजी। तो आज की जो एक क्लास है ये पेडागोजी की है। कंप्यूटर का जो टाइम है मैं कल सुबह आपको सेट करके बता दूंगा कि मेरी कंप्यूटर की क्लास जो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन की क्लास थी वो कितने बजे स्टार्ट करनी है, वो कल बता पाऊंगा। मैं टाइम सेट करूंगा अभी। ठीक है विनोद जी, कोई बात नहीं है। लो सर जी, धन्यवाद सर। बिल्कुल। हाँ दोस्तों, बिल्कुल जय हिंद आप सभी को, सभी साथियों को। और अपन स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। जय हिंद साथियों, मैं विष्णु शर्मा और आप हैं अंबिका क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज का ये जो महत्वपूर्ण सेशन है शिक्षा शास्त्र को लेकर, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षा शास्त्र आखिर आया कहां से है। और हमारे एग्जाम में, कंप्यूटर अनुदेशक के जो एग्जाम में, शिक्षक भर्ती में कौन कौन से सवाल महत्वपूर्ण बन सकते हैं आपके लिए हमारे पेडागोजी से, उन सारे सवालों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान एक अपने आप में एक व्यापक सब्जेक्ट है। उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं। उनमें एक है शिक्षा मनोविज्ञान। तो सबसे पहले प्रिया जी कह रहे हैं पेडागोजी होता क्या है। पेडागोजी शिक्षा शास्त्र होता है। बिल्कुल मैं आपकी बात को रखूंगा। सही बात है। कितने लेक्चर्स का रहेगा? ऑलमोस्ट साक्षी जी बोल रहे हैं। साक्षी जी, जितने भी लेक्चर्स होंगे आराम से तल्लीनता से आपको पढ़ना है, गंभीरता से आपको पढ़ना है, आसानी से आपको पढ़ना है, और बिल्कुल पूरे मनोयोग के साथ में पूरी क्लास को आप अटेंड करें। और जितने भी सवाल होंगे सारे हमारे वीडियो लेक्चर्स में से सवाल बनने वाले हैं। आपके फाइनल एग्जाम में जितने भी सवाल आएंगे हमारे लेक्चर्स में से बनने वाले हैं। और ये सारे लेक्चर्स बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ विद्यार्थी मित्र बोलना चाह रहे हैं कि सर ये शिक्षा पेडागोजी होता क्या है। सही बात है, मुझे पता है कि आप लोगों के लिए नया है, ये नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है, शिक्षा शास्त्र। देखिए पेडागोजी जो होता है ना, पेडागोजी की जब बात करते हैं अपन, तो इसको हिंदी में बोला जाता है शिक्षा शास्त्र। क्या बोला जाता है? शिक्षा शास्त्र बोला जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा शास्त्र आखिर आया कहां से है। तो उसके लिए हमें बैक में जाना होगा। हमें यहां पर मनोविज्ञान की बात को आपके सामने रखना होगा। मनोविज्ञान क्या है? तो हम जो बात करना चाह रहे हैं आपसे, मनोविज्ञान साइकोलॉजी। देखिए मनोविज्ञान क्या है, तो पहले हमें विद्यार्थियों को मनोविज्ञान के बारे में बताना होगा। मनोविज्ञान अपने आप में एक व्यापक सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा विषय है, और दर्शन शास्त्र से निकला हुआ है। फिलॉसफी से मनोविज्ञान निकला। और मनोविज्ञान में जितने भी ब्रांचेज होती हैं, जिनमें बाल मनोविज्ञान अलग है, औद्योगिक मनोविज्ञान अलग है, शिक्षा मनोविज्ञान अलग है। तो हमें बात करनी है शिक्षा मनोविज्ञान में भी शिक्षा शास्त्र की। तो जानकारी रही दोस्तों आपको, जब हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान की आपसे बात कर रहे हैं, तो पहले तो आपका ध्यान मनोविज्ञान पर आकृष्ट करना चाहूंगा कि आखिर होता क्या है, मनोविज्ञान कहां से निकला है। सबसे पहले अगर कोई मनोविज्ञान को लेकर कोई बुक लिखी जाती है तो वो लिखी जाती है साइकोलॉजिया।
और एक व्यक्ति है रूडोल्फ गोइकल। रूडोल्फ गोइकल ने 1590 में एक बुक लिखी। एक एक सवाल महत्वपूर्ण है और एक एक सवाल पर आपसे बात करूंगा मैं। 1590 में एक व्यक्ति है रूडोल्फ गोइकल, और रूडोल्फ गोइकल ने एक बुक लिखी साइकोलॉजिया। सबसे पहले अगर साइकोलॉजी शब्द, मनोविज्ञान शब्द किसी व्यक्ति ने दिया तो रूडोल्फ गोइकल ने दिया 1590 में। और मनोविज्ञान जिसके विषय में अरस्तु कहते हैं आत्मा का विज्ञान, जिसके विषय में पेम्पोलॉजी कहते हैं मन और मस्तिष्क का विज्ञान, जिसके विषय में वाटसन कहते हैं व्यवहार का विज्ञान, जिसके विषय में विलियम वुंट कहते हैं चेतना का विज्ञान। तो हर एक मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग बातों के हिसाब से इसको परिभाषित किया है और वो सारी चीज हम समझेंगे। और फिर हम आते हैं अपने टॉपिक पर, शिक्षा शास्त्र। आखिर निकला कहां से शिक्षा शास्त्र? तो मनोविज्ञान का एक पार्ट है, मनोविज्ञान का एक भाग है शिक्षा मनोविज्ञान। और ये शिक्षा मनोविज्ञान भी एक व्यापक विषय है। पहली चीज बोल दूं, मनोविज्ञान तो अपने आप में व्यापक है ही है, लेकिन मनोविज्ञान का एक भाग, एक ब्रांच है शिक्षा मनोविज्ञान, और ये भी अपने आप में एक व्यापक है। और उन सारी चीजों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, रूडोल्फ गोइकल ने साइकोलॉजी या बुक लिखी है, साइकोलॉजी शब्द दिया है, 1590 में दिया है। और जब हम मनोविज्ञान को पढ़ते हैं, क्या है मनोविज्ञान, तो दोस्तों सबसे पहले अरस्तु की बात करूंगा मैं आपसे। अरस्तु महोदय, मनोविज्ञान पहले कभी दर्शन शास्त्र का भाग हुआ करता था, बाद में ये अलग से एक विषय बना है मनोविज्ञान, फिलॉसफी से निकला हुआ है। और अरस्तु ने मनोविज्ञान को कहा है मेरे साथियों आत्मा का विज्ञान। किसका विज्ञान? आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान, कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। साइको, और एक दूसरा शब्द है, जब हम बात करते हैं आपसे, एक शब्द है साइकोलॉजी, दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसा आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। एक है साइकी, दूसरा है लोगस। और साइकी लोगस, साइकोलॉजी जो बना है, साइकी का मतलब अरस्तु ने बताया है आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है साथियों अध्ययन। अध्ययन। तो यहां पर अकॉर्डिंग अरस्तु अपन इसको कह सकते हैं मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाए मनोविज्ञान कहलाता है। आत्मा के अध्ययन के बारे में बात करना चाह रहा है, लेकिन आत्मा की कोई प्रकृति नहीं है, आत्मा का कोई रूप नहीं है, आत्मा का कोई रंग नहीं है, आत्मा का कोई आकार नहीं है। किस प्रकार से आप आत्मा को परिभाषित कर सकते हैं? तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी आलोचना की कि नहीं भाई, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि इसका कोई रूप ही नहीं है। विज्ञान किसी भी विषय वस्तु का क्रमबद्धित सुनियोजित अध्ययन विज्ञान कहलाता है, और जिसमें क्रमबद्धता नहीं है, सीक्वेंस नहीं है, तो फिर आत्मा के विषय में तो कोई रूप, प्रकृति, आकार कुछ भी नहीं दिया गया है। तो ये विज्ञान कैसे हो सकता है? गलत। विद्वानों ने आलोचना की और एक नई परिभाषा दी
इटली के एक मनोवैज्ञानिक है पेम्पोलोजी ने, और इटली के मनोवैज्ञानिक पेम्पोलोजी ने कहा है कि ये मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। तो पहली बात इन्होंने अरस्तु ने ये रखी, पहली बात अरस्तु ने ये रखी साथियों। दूसरी बात मैं पेम्पोलोजी की बात करना चाहूंगा आपसे। पेम्पोलोजी, बिल्कुल हम पहुंच रहे हैं शिक्षा शास्त्र पर, लेकिन शिक्षा शास्त्र का उद्भव कहां से हुआ यह हमें पता होना चाहिए। पेम्पोलोजी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये मनोविज्ञान है, इसमें मन और मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। मन और मस्तिष्क का अध्ययन। पेम्पोलोजी इटली के मनोवैज्ञानिक हैं साथियों, और पेम्पोलोजी ने कहा है कि ये जो साइकोलॉजी है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? मन का अध्ययन किया जाता है, मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। और पेम्पोलोजी की बात को कुछ और विद्वानों ने भी रखा, लेकिन मन का कोई आकार नहीं है, मन की कोई प्रकृति नहीं है, मन का कोई रूप नहीं है। मन के बारे में तो किस प्रकार से आप मन को परिभाषित कर सकते हैं? किस प्रकार से आप मन का अध्ययन कर सकते हैं? तो विद्वान साथियों ने आलोचना की और इस बात को भी नकार दिया कि नहीं, मनोविज्ञान में मन और मस्तिष्क का अध्ययन नहीं हो सकता। और फिर इसके बाद में एक नई बात आती है जिसमें अपन विलियम वुंट का नाम लेंगे, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक जिनकी बात करते हैं अपन। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट जर्मनी से संबंध रखते हैं, और उन्होंने साथियों कहा है मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान। किसका विज्ञान? चेतना का विज्ञान। तो यानी कि पेम्पोलोजी ने इस बात को रखा, मन और मस्तिष्क का अध्ययन। और दो ही मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं, मैं फिर बता दूं आपको। पहला मैंने अरस्तु पर बात की, दूसरी मैंने पेम्पोलोजी पर बात की आपसे। और दोनों मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने साइकोलॉजी को परिभाषित किया है, डिवाइडेड किया है, जिसमें पहले मनोवैज्ञानिक अरस्तु ने बताया आत्मा का विज्ञान, आत्मा का अध्ययन किया जाता है। दूसरे में पेम्पोलोजी ने बताया मन और मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। कौन है अरस्तु? ग्रीक यूनानी दार्शनिक है। और अरस्तु महोदय शिष्य हैं प्लेटो के, और प्लेटो शिष्य हैं सुकरात के, यूनान के एक बहुत बड़े विचारक सुकरात। शायद मेरे शिक्षा जो साथी सुन रहे हैं हमें, तो सुकरात का नाम तो आपने सुना ही होगा। एक बहुत बड़े दार्शनिक विचारक हुए हैं सुकरात, और उनके शिष्य प्लेटो, और उनके शिष्य अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य सिकंदर महान, जिन्होंने भारत पर कभी अटैक किया था। आपने पढ़ा होगा 326 ईसा पूर्व में, जब नंदवंश के शासक घनानंद हुआ करते थे, तब की बात है। तो मतलब ये यूनानी है, ग्रीक है। इनको यूनानी कह दें, इनको ग्रीक कह दें, इनको ग्रीस कह दें। हाँ, ये अलेक्जेंडर सिकंदर, राइट। रंजना भादु, बिल्कुल स्वागत आपका। तो ये सुकरात की जो बात है, सुकरात भी एक अपने आप में फिलोसोफर हुए, और उन्हीं के चेले हैं प्लेटो, और उन्हीं के चेले हैं अरस्तु। तो अरस्तु ने कहा, इन्होंने कहा साइको यानी कि मन प्लस लॉगस। तो इन्होंने मन कहा है, मन का अध्ययन। किसका अध्ययन? मन का अध्ययन, पेम्पोलोजी इटली के। तीसरी बात मैं साथियों आपको बताने चाह रहा था कि तीसरे हमारे मनोवैज्ञानिक हुए विलियम वुंट। और जब हम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की बात करते हैं, देखो मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं, बाल मनोविज्ञान के जनक स्टेनले हॉल हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट है। और अब हमारा चर्चा रहेगी आपसे विलियम वुंट को लेकर। नंबर 3, विलियम वुंट।
और विलियम वुंट जर्मनी से संबंध रखते हैं साथियों। और विलियम वुंट ने क्या कहा वो मैं बात करना चाह रहा हूं। इन्होंने कहा कि जो ये मनोविज्ञान है इसमें चेतना का अध्ययन किया जाता है, संवेदना का अध्ययन किया जाता है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। संवेदना, मन भी तीन प्रकार का, चेतना, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। और इन्होंने ये संवेदना को लेकर बात की है, इन्होंने चेतना को लेकर बात की है। और इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान में चेतना का अध्ययन किया जाता है। चेतना का अध्ययन किया जाता है। और जब संवेदना की बात होती है तो बिल्कुल ये नोटेड डाल लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है। ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है। तो ये संवेदना क्या है? संवेगात्मक विकास, संवेग क्या है? मैकडूगल महोदय ने संवेग बताए हैं। और मैकडूगल अपने आप में एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं। उनकी एक बुक है मेरे साथियों, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और मैकडूगल ने अपनी बुक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना को एक बहुत बुरा शब्द कहा है, पेज संख्या 32 पर। तो यह भी आपको जानकारी रहे, मैं फिर बता देता हूं। मैकडूगल महोदय ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना को बहुत बुरा शब्द बताया है। तो ये बुक आपको याद होनी चाहिए, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, मैकडूगल। और इन्होंने संवेगों पर बात की है। संवेगों के विषय में अगर सबसे अच्छी तरह से किसी ने विश्लेषण किया है तो मैकडूगल महोदय ने किया है। और चर्चा करेंगे अपन आगे। और संवेग अथवा संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, ये विलियम वुंट ने सबसे पहले, साथियों मैं फिर बता दूं आपको, 1889 ईस्वी में 1879 ईस्वी में इन्होंने जर्मनी के एक लिप्जिंग शहर में एक प्रयोगशाला खोली। और यह प्रयोगशाला जर्मनी विश्वविद्यालय में खोली, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में खोली। और उस यूनिवर्सिटी को आज की तारीख में आप कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। कौन सा विश्वविद्यालय? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। तो जो मैं कहना चाह रहा था आपसे, विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। कहा जाता है।
इन्होंने जर्मनी के लिपजिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली। और ये पहली प्रयोगशाला है। कौन सी प्रयोगशाला है? पहली प्रयोगशाला है जिसको लिपजिंग विश्वविद्यालय में खोली। और इस विश्वविद्यालय को आज की तारीख में मेरे साथियों कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहा जाता है। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहा जाता है। तो इन्होंने प्रयोग के बारे में बात की। सबसे पहले प्रयोग को लेकर इन्होंने बात की, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला को लेकर चर्चा की। और भारत में भी मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला बाद में खोली जाती है 20वीं शताब्दी में, लेकिन सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला के विषय में अगर सवाल बनता है तो आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए, लिपजिंग विश्वविद्यालय, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, जर्मनी। नेक्स्ट जो मैं कहना चाह रहा था विशेष, सबसे पहले मैंने आत्मा की बात की, फिर मैंने मन मस्तिष्क की बात की, फिर मैंने संवेदना चेतना की बात की। लेकिन भाई साहब, संवेग का क्या रूप है? संवेग की क्या प्रकृति है? चेतना के विषय में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने आलोचनाएं की और यह भी मनोविज्ञान की प्रकृति को परिभाषित नहीं करता है और निश्चित रूप से चेतना का अध्ययन नहीं किया जाता है, क्योंकि चेतना के भी 3 रूप हैं, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। इसके बाद में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक आते हैं, वाटसन। हाँ, चेतना, संवेग, संवेदना कहीं न कहीं आपस में जुड़े हुए हैं, संवेगात्मक विकास कहीं न कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे इन सारी चीजों के विषय में, एक एक बात पर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल आगे आएगा, मैकडूगल का भी सवाल आएगा, चेतना की भी बात होगी, अर्धचेतन की भी बात होगी, अचेतन की भी बात होगी, सबकी बात होगी। अभी जस्ट अपन टॉपिक पर आते हैं कि आखिर शिक्षा शास्त्र निकला कहां से। तो वाटसन एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है और वाटसन ने क्या कहा मेरे साथियों? वाटसन ने स्पष्ट रूप से कहा कि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मानव व्यवहार की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। और वाकई में मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन होता है, राइट। और लोगों ने इस बात को मान्यता दी। मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो यानी कि सबसे पहले आत्मा की बात की, फिर मन और मस्तिष्क की बात की पेम्पोलॉजी ने। अच्छा, किसने क्या कहा यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अरस्तु ने आत्मा के अध्ययन पर बात की, पेम्पोलॉजी ने मन और मस्तिष्क की बात की, विलियम वुंट ने चेतना की बात की और वाटसन ने व्यवहार की बात की। अब हम जो बात करना चाह रहे हैं मेरे साथियों, हम वाटसन महोदय की बात करना चाह रहे हैं आपसे। वाटसन महोदय, वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया है और यह बात बिल्कुल जायज है। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। हमारे एक मित्र पूछ रहे हैं कि सर पेडागोजी होती क्या है? बिल्कुल साथी, हम पेडागोजी की बात कर रहे हैं। पेडागोजी मनोविज्ञान से निकला हुआ एक पार्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का एक भाग है।
स्टडी ऑफ फीलिंग एंड बिहेवियरिज्म। बिल्कुल राज परेता जी, बिल्कुल स्वागत आपका, बहुत अच्छा बताया आपने। यानी कि मनोविज्ञान की एक पार्ट, मनोविज्ञान का एक भाग है शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान एक बहुत व्यापक विषय है, मैंने पहले भी चर्चा की, बार बार आपका सवाल आ रहा है। वाटसन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। हाँ, जेबी वाटसन, हाँ जेबी वाटसन है पूरा नाम, सेन वाटसन नहीं है, क्रिकेटर की बात नहीं कर रहे हम, जेबी वाटसन। चलिए, तो मैं जो बात कहना चाह रहा था आपसे कि इन्होंने व्यवहार की बात की है, वाटसन महोदय ने। तो वाटसन महोदय व्यवहार की बात करते हैं और वाकई में इसके अंतर्गत मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। तो ये तो रही बात आपकी है मानव व्यवहार। अब मैं आता हूं, मनोविज्ञान का एक ब्रांच है शिक्षा मनोविज्ञान। ललित जी कह रहे हैं कि सर 2007 की बीएड याद करवा दी गुरुजी। अरे वाह, स्वागत आपका ललित भाई। हाँ, तो मैं जो कहना चाह रहा था, अब मैं शिक्षा मनोविज्ञान की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। शिक्षा और मनोविज्ञान, अभी जस्ट मैंने शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर बात की, अब मैं एक बार शिक्षा को लेकर बात करता हूं और फिर मैं शिक्षा शास्त्र को लेकर बात करूंगा। चलिए, शिक्षा अगला, क्या है शिक्षा? शिक्षा, शिक्षा एक शब्द, अंग्रेजी में आप बात करते हैं एजुकेशन। प्रिया चौधरी लिख रहे हैं सर ये टॉपिक कंप्यूटर एग्जाम में क्यों? ये तो भैया बोर्ड को पूछिए आप, जिन्होंने पाठ्यक्रम तैयार किया है, ये मेरा विषय नहीं है। जिन्होंने पाठ्यक्रम तैयार किया उनसे पूछिए। और हर शिक्षक की भर्ती में हर शिक्षक को पेडागोजी का मालूम होना चाहिए, क्योंकि टीचर आप बन रहे हैं, शिक्षक आप बन रहे हैं, तो पेडागोजी शिक्षा शास्त्र तो आपको पता होना चाहिए ना। तो ये बात है, तो टीचिंग के लिए जरूरी बनता है ना आपके लिए। ये बिल्कुल, मैं क्यों, कोई जवाब नहीं। अरे वाह, क्या बात है, ये कोई जवाब नहीं होता है ना, ये कोई बात सवाल नहीं होता कि पेडागोजी क्यों रखी गई है। अरे पेडागोजी हर शिक्षक को मालूम होना चाहिए, शिक्षा शास्त्र हर शिक्षक को मालूम होना चाहिए। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपको कंप्यूटर पढ़ाना है राजकीय विद्यालयों में बच्चों को, और बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए पेडागोजी के विषय में। हाँ, ये जरूर मैं समझ सकता हूं कि शायद कुछ हमारे शिक्षक मित्र जो हमें सुन रहे हैं वो पहली बार पढ़ रहे हैं पेडागोजी को, तो जटिलताएं हो सकती हैं आपके इस पाठ्यक्रम में, लेकिन अपन इन जटिलताओं को सुधार करते हुए बहुत सरलता के साथ, बहुत गंभीरता के साथ, बहुत अच्छी तरह विश्लेषण के साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हाँ बिल्कुल, तो शिक्षा एक शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु से बनता है, शिक्ष धातु, और शिक्ष धातु से बनता है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना, सीखना। शिक्षा, जब आप एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन जिस लैटिन भाषा की जब आप बात करते हैं, और लैटिन भाषा की आप बात कर रहे हैं, एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है, केटम, केटम। मैं फिर बता दूं, ये एजुकेशन जो शब्द है ना, ये लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है, और एडुकेटम का अर्थ होता है अंदर से बाहर निकालना। एडुकेटम का अर्थ क्या होता है? अंदर से बाहर निकालना। ध्यान रखिए, अर्थ, अंदर से बाहर निकालना। ये स्वामी विवेकानंद एक बहुत बड़े विद्वान,
बिल्कुल दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी, आराम से व्यवस्थित तरीके से आप नोट्स बनाइए, आराम से आप समझने का प्रयास कीजिए। बहुत आसानी से अपन समझाने का प्रयास हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। मुझे पता है कि सब्जेक्ट थोड़ा सा जटिल है और शिक्षण विधियां भी आएंगी क्या, ये पाठ्यक्रम में देखिए आप ललित भाई, शिक्षण विधियां आएंगी या नहीं आएंगी, आपके सिलेबस को एक बार रीड कीजिए आप अच्छी तरह, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा मैं फिर बता दूं आपको। स्वामी विवेकानंद, हमें डेफिनेशन जब शिक्षा की बात करते हैं, विवेकानंद, और स्वामी विवेकानंद ने कहा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा कहलाती है, शिक्षा है। और ये डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए, कई बार हो सकता है डेफिनेशन पूछ ली जाए। हाँ, पेडागोजी लिखा है तो केवल शिक्षा शास्त्र शास्त्र है, विधियां नहीं है, मेथड नहीं है दोस्तों, है ना। बिल्कुल, नारायण लाल जी कह रहे हैं कि सिलेबस में कुछ भी नहीं लिख रखा है, बस पेडागोजी लिख रखा है। हाँ, तो पेडागोजी पढ़ा रहे हैं अपन, पेडागोजी लिख रखा है तो पेडागोजी को आराम से पढ़िए आप, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो स्वामी विवेकानंद बात करते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति क्या है, शिक्षा। इसको अच्छी तरह लिख लीजिए आप, देख लीजिए इसको, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। एक शिक्षा शास्त्री हुए हैं, पहले शिक्षा शास्त्री हुए हैं जॉन डीवी, और जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमार्गीय बताया है कि शिक्षा है त्रिमार्गीय है, 3 आयाम है इसके। जॉन डीवी पहले शिक्षाविद हैं। शिक्षा के लिए शिक्षक का होना आवश्यक है, शिक्षार्थी का होना आवश्यक है, और पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है, पाठ्यक्रम। जॉन डीवी स्पष्ट रूप से इस बात को रखते हैं कि शिक्षा त्रिआयामी है, इसमें एक शिक्षक का होना आवश्यक है, इसमें एक शिक्षार्थी का होना आवश्यक है, और शिक्षक शिक्षार्थी को पढ़ाएगा क्या, तो शिक्षक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा, अकॉर्डिंग सिलेबस। तो पाठ्यक्रम भी जॉन डीवी ने रखा है अपने आयामों में। तो हम बात करेंगे जॉन डीवी के अकॉर्डिंग। बिल्कुल, पहली बात, प्रथम शिक्षाविद, प्रथम शिक्षाविद जॉन डीवी, और जॉन डीवी महोदय ने शिक्षा को 3 भागों में बांटा है कि शिक्षा के 3 रूप हैं। त्रिमार्गीय है शिक्षा, सीखने के तत्व 3 हैं। शिक्षा त्रिमार्गीय है। कौन कौन से मार्ग हैं देख लीजिए, हम जॉन डीवी की बात कर रहे हैं आपसे। इन्होंने सीखने के तत्व बताए हैं, इन्होंने त्रिमार्गीय शिक्षा बताई है, त्रिमार्गीय शिक्षा में इन्होंने सबसे पहले शिक्षक को रखा है। शिक्षक का शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है मेरे साथियों, लेकिन शिक्षण में शिक्षक के साथ साथ पढ़ने वाला भी तो चाहिए ना।
अकेला शिक्षक लेक्चर स्टैंड पे क्या कर सकता है जब तक उसको सुनने वाले नहीं हो, जब तक उसको पढ़ने वाले नहीं हो। तो पढ़ने के लिए बालकों की आवश्यकता पड़ेगी, शिक्षार्थियों की आवश्यकता पड़ेगी। आखिर हम शिक्षा देंगे किसको? तो शिक्षार्थी नंबर 2, शिक्षार्थी, विद्यार्थी कह दें, शिक्षार्थी कह दें। और कोई भी सवाल आपको ऐसा लगता है कि पूछना चाहिए तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना सवाल भी रख दीजिए आप। नो डाउट हम पूरी कोशिश करेंगे आपके उन समस्त सवालों का उत्तर देने का, जिससे हमारे राजस्थान का प्रत्येक विद्यार्थी पूरी तरह से पेडागोजी को लेकर बिल्कुल गंभीर न हो। बहुत आसान तरीके से अपन पेडागोजी का विश्लेषण करने वाले हैं, बहुत आसानी से पढ़ने वाले हैं, एक एक बात पर अपन चर्चा करेंगे। और निश्चित रूप से साथियों, इसके बाद में पेडागोजी से बाहर आप यहां से पढ़ने के बाद में, अंबिका क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म से पढ़ने के बाद में आपको पेडागोजी कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह महत्वपूर्ण बात बनती है। और देखिए, शिक्षक है, शिक्षार्थी है, लेकिन शिक्षक शिक्षार्थी को क्या करेगा? पढ़ाएगा। लेकिन पढ़ाने का भी एक निश्चित क्राइटेरिया होना चाहिए ना, एक निश्चित क्राइटेरिया पता होना चाहिए। पाठ्यक्रम के बगैर कैसे शिक्षार्थी पढ़ पाएगा, कैसे शिक्षक पढ़ा पाएगा? अभी बहुत सारे मित्र हमारे लाइव वॉच कर रहे हैं, बहुत सारे मित्र बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि सर पेडागोजी होती क्या है, पेडागोजी होती क्या है। सवाल आ रहा है, पाठ्यक्रम देखिए आपको पता लगेगा पेडागोजी क्या है। पेडागोजी निकली कहां से? मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा शास्त्र। तो ये आपको पता होना चाहिए। वॉइस डिस्टर्ब आ रही है, हमारे कुछ मित्र कह रहे हैं, हमारी टेक्निकल टीम देखिए हमारी वॉइस डिस्टर्ब आ रही है, कुछ विद्यार्थी हमें मैसेज के माध्यम से बता रहे हैं। पाठ्यक्रम, तीसरी बात। और अब वॉइस क्लियर हो गई? बिल्कुल हो जाता है, टेक्निकल इश्यू आ जाते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहे। तो यानी कि शिक्षक का होना आवश्यक है, शिक्षार्थी का होना आवश्यक है, और पाठ्यक्रम सिलेबस का होना आवश्यक है। और जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमार्गीय बताया है, तो इसको एक बार अच्छी तरह रीड कर लें और अच्छी तरह लिख लें। सीखने के तत्वों को आप अच्छी तरह लिख लें, और मैं इसको एक डायग्राम के हिसाब से आपको बता देता हूं। इस पूरे शिक्षण में तीनों का महत्वपूर्ण रोल होता है। ऐसा नहीं है कि अकेले पाठ्यक्रम के हिसाब से कुछ कर लिया जाए, नहीं भैया, पाठ्यक्रम को पढ़ने वाला भी चाहिए, पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाला भी चाहिए। त्रिमार्गीय, ये व्यवस्थित रूप है। तो यहां पर सबसे पहले मैं शिक्षक की बात करूंगा, फिर मैं नंबर 2 पर शिक्षार्थी की बात करूंगा, फिर नंबर 3 पर मैं पाठ्यक्रम की बात करूंगा। ये 3, ये शिक्षा का त्रिमार्गीय रूप, ये शिक्षा का त्रिमार्गीय स्थिति आप क्लियर कर लें इस बात को। जॉन एडम्स एक दूसरे शिक्षाविद हुए हैं। हाँ बिल्कुल, स्पीड ठीक है। चलो जो भी है आपकी समस्या है, आसानी से पढ़िए बस, आप कोई नहीं, आसानी से निश्चिंत होकर पढ़िए। जॉन डीवी ने 3 बताए हैं, और एक एडम्स महोदय हैं, एडम्स ने केवल 2 ही रूप बताए कि शिक्षण में शिक्षार्थी और शिक्षक का ही रोल होता है। मैं जानकारी के लिए बता दूं, एडम्स की बात को रखेंगे, अकॉर्डिंग एडम्स जब आपसे पूछा जाए एग्जाम में सवाल, तो आपको 2 ही बातें करनी है, शिक्षक और शिक्षार्थी। एडम्स ने पाठ्यक्रम की चर्चा नहीं की है, लेकिन जॉन डीवी ने पाठ्यक्रम की चर्चा की है। और देखिए साथियों, मैं फिर बता दूं आपको, पाठ्यक्रम का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि पढ़ा तो रहे हैं हम, पढ़ रहे हैं आप, लेकिन एक क्राइटेरिया, एक दायरा भी होना चाहिए ना, व्यवस्थित। पूरा ब्रह्मांड थोड़ी पढ़ना है, हर विषय का एक पाठ्यक्रम बनता है और हर पाठ्यक्रम पर बात होनी चाहिए। तो जॉन डीवी की बात सटीक है, एडम्स की बात सटीक नहीं है। लेकिन एडम्स का जब सवाल आता है तो आपको एडम्स के विषय में यह करना होगा कि एडम्स ने 2 रूप बताए, शिक्षा के 2 मार्ग बताए, यह आपको पता होना चाहिए। तो मैं जॉन डीवी की बात रखी, अब मैं जॉन एडम्स की बात रख देता हूं। जॉन एडम्स ने
शिक्षा के दो मार्ग बताए हैं। पहला, इन्होंने शिक्षार्थी बताया है साथियों। दूसरा, इन्होंने शिक्षक बताया है। केवल इन दोनों से ही शिक्षा पूर्ण हो जाती है? अरे नहीं होती भैया। शिक्षा में पाठ्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। पाठ्यक्रम के बगैर पढ़ाएगा क्या शिक्षक? शिक्षार्थी क्या पढ़ेगा? पाठ्यक्रम जरूरी बनता है। तो इसको क्लियर कर लीजिए। एडम्स और जॉन डीवी दोनों की बातों को आप रख लीजिए यहां पर। शिक्षा का संकीर्ण रूप, एक छोटा रूप क्या होता है? कई बार रूपों की बात होती है तो क्लियर मैं बढ़ू आगे? आगे बढ़ते हैं जी, चलिए बढ़ते हैं। चलो क्लियर करते हैं आगे। शिक्षा का संकीर्ण रूप संकीर्ण यानी छोटा, और एक शिक्षा का व्यापक रूप। दो बातों पर बात करूंगा। संकीर्ण रूप में लिखना, पढ़ना, गणना करना, अर्थात विद्यालय स्तर की शिक्षा, ये संकीर्ण रूप हो गया शिक्षा का। कई बार ऐसा होता है कि भाई शिक्षा, ये लिखना, पढ़ना, गणना करना, ये शिक्षा है, मानता हूं शिक्षा है, लेकिन ये शिक्षा का संकीर्ण रूप है। एक होता है शिक्षा का व्यापक रूप, और शिक्षा का व्यापक रूप महात्मा गांधी ने दिया। अकॉर्डिंग महात्मा गांधी, सर पेडागोजी इंग्लिश में भी क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा भैया। कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर में एक तरफ इंग्लिश लिखा होगा, एक तरफ हिंदी लिखा होगा। आपको जहां से जो रखना है वो रख लीजिए। आपको जो देखना है, अंग्रेजी ट्रांसलेशन देखना है तो अंग्रेजी, हिंदी ट्रांसलेशन देखना है हिंदी। हर पेपर का दोनों साइड होता है ना, कोई नहीं, निश्चिंत रहें आप। चलिए, महात्मा गांधी ने शिक्षा का व्यापक रूप दिया। मैं बढ़ता हूं आगे। महात्मा गांधी ने शिक्षा का व्यापक रूप दिया। और गांधी जी ने व्यापक रूप में क्या बताया है? शिक्षा में मानसिक विकास पर बात होगी, मानसिक शिक्षा, भावनात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, संवेगात्मक विकास। तो शिक्षा में महात्मा गांधी ने मानसिक विकास की बात कही, शिक्षा में शारीरिक विकास की बात कही, शिक्षा में संवेगात्मक विकास की बात रखी। संवेग, भय, कभी कभी हम डर जाते हैं। हाँ, मैं बुनियादी शिक्षा पर आऊंगा, थोड़ा धैर्य रखें। कभी कभी हम डर जाते हैं, भय एक संवेग है। कभी कभी बड़े खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, अंदर ही अंदर मन बड़ा निश्चिंत, मन मस्त रहता है, तो संवेग है। कभी कभी आंखें लाल होती हैं, क्रोध आता है, संवेग है। गुस्सा आ जाता है किसी बात को लेकर, तो क्रोध एक संवेग है, भय एक संवेग है।
तो ये संवेग है, संवेगात्मक विकास, डेवलपमेंट होता है। और नंबर 4 क्रियात्मक, क्रियात्मक विकास, जिसको आप बोल सकते हैं गामक विकास। तो महात्मा गांधी ने शिक्षा का व्यापक रूप दिया कि शिक्षा में यह सब होता है, मानसिक विकास, हमारा मानसिक स्तर, हमारी सोचने की क्षमता, हमारी कल्पनाशीलता, हमारी डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता, हमारी निरीक्षण शक्ति, ये जितना भी होता है ये सब हमारा मानसिक विकास। और मानसिक विकास हो रहा है मतलब हम शिक्षित तो हो रहे हैं, शिक्षा का कहीं ना कहीं मस्तिष्क से संबंध है। हमारी कल्पनाशीलता, हम विचारों में खोए रहते हैं, हम निर्णय शक्ति, डिसीजन मेकिंग, निरीक्षण शक्ति, ऑब्जर्वेशन, कई बार गलत निर्णय हो जाते हैं, डिसीजन गलत हो जाते हैं, तो ये सारे इसके अंतर्गत आते। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास में हमारे शरीर का जो विकास होता है समय के साथ साथ एक निश्चित विकास होता है, किशोरावस्था तक चलता रहता है। गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक विकास की जो प्रक्रिया है, ये विकास हमारा शारीरिक विकास इसमें पढ़ते हैं कि सबसे पहले भ्रूण होता है, भ्रूण का किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है अंदर ही अंदर मां के पेट में, जिसको गर्भावस्था 0 से 9 माह की आयु, इस पर विश्लेषण करेंगे अपन। फिर सहसावस्था, जन्म लेने के बाद में जो अवस्था आती है सहसावस्था, 1 से 6 वर्ष तक की आयु। फिर 6 से 12 वर्ष तक की आयु बाल्यावस्था, बालक होता है। और फिर 12 से 18 वर्ष की आयु किशोरावस्था। और ये सारा का सारा इसके अंतर्गत होता है। शारीरिक विकास में बात करेंगे। संवेगात्मक विकास, संवेग धीरे धीरे, छोटा बच्चा होता है, गलती से मां के साथ काम कर रहा है, मां चूल्हे पर रोटी बना रही है, और जो भी चूल्हे के पात्र जो होते हैं, गलती से कोई आग का गरम उस बच्चे के टच हो जाता है, चाहे कलाई हो, चाहे चिमटा हो, चाहे एनीवे और कोई पात्र हो, चाहे लोहे का तवा हो, तो एक बार जब बच्चा उससे टच हो गया तो दोबारा कभी भी बच्चा आग के पास अथवा चूल्हे के पास में नहीं जाएगा। उसको ये शिक्षा मिली, उसको दर्द हुआ आग के टच में, संवेग हुआ ना, ये संवेगात्मक विकास है, उसका विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है कि वो दोबारा उस चूल्हे के पास में नहीं जाएगा। यही तो, उसको डर हो गया, डर पैदा हो गया उसके मन में कि चूल्हे के पास में जाऊंगा, मेरा टच होगा हाथ, और हाथ टच होने मेरे को जलन होगी और दुख होगा, तो बच्चा दोबारा नहीं जाएगा। ये संवेग है। इस प्रकार के संवेगात्मक विकास पर बात करेंगे। मैकडूगल महोदय की संवेगात्मक, क्रियात्मक विकास, गामक विकास, ये भी 2 प्रकार का होता है, स्थूल कौशल और सूक्ष्म कौशल। सूक्ष्म कौशल में क्या आता है, जैसे मैं ये हाथ हिला रहा हूं, ये सूक्ष्म कौशल के अंतर्गत आता है। आंखों से इशारा कर रहा हूं, सूक्ष्म कौशल के अंतर्गत आता है। लेकिन दौड़ना, चलना, कूदना, ये स्थूल कौशल के अंतर्गत आता है। मैं किसी एक ही स्थान पर खड़ा रहकर मेरे शरीर के अंगों का जो प्रयोग कर रहा हूं, मैं अभी खड़ा हूं जस्ट, और खड़ा होकर मैं मेरे शरीर के अंगों का प्रयोग कर रहा हूं, ये मैं लिख रहा हूं मार्कर से, ये सूक्ष्म कौशल है। लेकिन इसकी जगह अगर मैं दौड़ना शुरू कर दूंगा तो स्थूल कौशल हो जाएगा, बड़ा कौशल हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत क्रियात्मक गामक विकास में आपको इन पर अध्ययन करना होता है। और महात्मा गांधी ने शिक्षा का व्यापक रूप दिया इन 4 आधारों पर। और शिक्षा तो देखिए ऐसी है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है लगातार। शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। अब अगली जो बात मैं बताना चाहूंगा, शिक्षा के प्रकारों के बारे में बात करूंगा मैं आपसे।
कौन कौन से शिक्षा के प्रकार हैं? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। 3 प्रकार की शिक्षा व्यवस्था पर मैं बात करूंगा आप लोगों से। तो अगला हमारा टॉपिक है शिक्षा के प्रकार। तो मैंने शिक्षा का सूक्ष्म रूप बताया, शिक्षा का व्यापक रूप बताया, और अब मैं बात कर रहा हूं शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के प्रकार। औपचारिक शिक्षा। जी साथियों, क्या होती है औपचारिक शिक्षा? किसे कहते हैं औपचारिक शिक्षा? ऐसी शिक्षा जिसमें स्थान और समय निश्चित हो। अभी 4 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट हुई, हमारा समय निश्चित है कि 4 से 5 पेडागोजी पढ़ाया जाएगा आपको। हमारा स्थान निश्चित है कि अंबिका क्लासेस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये तो चलो ऑनलाइन चीज हो गई। एक ऑफलाइन माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं आपको, एक यानी कि विद्यालय के अंतर्गत जो शिक्षा दी जाती है, यानी ऐसी शिक्षा जिसका समय और स्थान निश्चित हो, उसको औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रखेंगे। किसके अंतर्गत रखेंगे? औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। यानी ऐसी शिक्षा जिसका समय और स्थान निश्चित हो, औपचारिक शिक्षा कहलाती है। कहलाती है। जैसे विद्यालय, साथियों, विद्यालय जो होता है उसमें निश्चित समय पर सब चीजें पता होती है कि फला टाइम पे फला क्लास लगेगी और संबंधित शिक्षक पढ़ाएंगे। तो ये एक औपचारिक शिक्षा है। एक होती है अनौपचारिक शिक्षा। और क्या होती है अनौपचारिक शिक्षा, हम बात करेंगे, और कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं। अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जिसमें शिक्षा का समय और स्थान निश्चित नहीं हो, कहीं से भी शिक्षा मिल जाए। और ऐसी शिक्षा मिलती है परिवार से, समाज से, कहीं से भी। कई परिवार में कोई भी हमारे ज्येष्ठ आ जाते हैं, हमसे बड़े आ जाते हैं, कोई भी गाइडेंस देते हैं, हमें शिक्षा मिलती है ना। हमारे परिवार में हमारे मामा आ जाते हैं आज घर पर, मामा पूछते हैं बेटा क्या कर रहे हो, बेटा क्या नहीं कर रहे हो, कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हो, कौन कौन से शिक्षक क्या क्या पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो जानकारी हमारे परिवार के सदस्य हमसे ले रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा मजबूत हो, आगे बढ़े। और कई बातें हमें परिवार से सीखने को मिलती हैं। पूरा का पूरा जीवन का जो एजुकेशन है वो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, परिवार से भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो यानी ऐसी शिक्षा जिसका समय और स्थान निश्चित नहीं हो, अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक और अनौपचारिक। तो पहली बात हमने आपसे की। आगे बढ़ूं मैं, दूसरी बात मैं करने वाला हूं, अनौपचारिक शिक्षा। नंबर 2, अनौपचारिक शिक्षा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी शिक्षा जिसका समय और स्थान निश्चित नहीं हो, जिसका समय और स्थान
जैसे परिवार। और परिवार में जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा अनौपचारिक होती है। परिवार के अंतर्गत ना समय होता है ना स्थान होता है। निरौपचारिक शिक्षा नंबर 3, निरौपचारिक शिक्षा नंबर 3, उस पर भी मैं बात रख दूं अपनी। निरौपचारिक शिक्षा नंबर 3। टीवी, रेडियो, समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त शिक्षा। ये शिक्षा जो होती है ना साथियों, ये निरौपचारिक होती है। समाचार पत्रों के माध्यम से जो शिक्षा ली जाएगी, टेलीविजन के माध्यम से जो शिक्षा ली जाएगी, रेडियो के माध्यम से जो शिक्षा, दूरसंचार के माध्यम से जो शिक्षा व्यवस्था हो रही है, हम सीखते तो है ना। टेलीविजन के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, रेडियो के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो ये निरौपचारिक शिक्षा नहीं, ये नंबर 3 निरौपचारिक शिक्षा। तो अनौपचारिक, औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा के 3 रूप भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो ये शिक्षा को लेकर अपन ने लंबी चर्चा की आपसे। अगली क्लास में अपन शिक्षा व्यवस्था को लेकर बात करेंगे, शिक्षा शास्त्र को लेकर बात करेंगे, शिक्षा की परिभाषाओं को लेकर बात करेंगे, और कौन कौन से सवाल हमारी एग्जाम में बनेंगे, उन सारे सवालों पर अपन चर्चा करेंगे। तो आज ये हमारा जनरल एक शिक्षा को लेकर एक सामान्य परिचय हमारा रहा है आप लोगों से। शिक्षा की अवधारणाएं, इन सारी चीजों को लेकर अपन ने चर्चा की। और फिर मैं बता दूं कि एडुकेटम मतलब अंदर से बाहर की ओर निकालना। और विवेकानंद जी ने क्या कहा? विवेकानंद जी ने कहा अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। तो इसको क्लियर रखें आप। तो जय हिंद साथियों, नमस्कार।